मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। तो बेटा, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आपकी मंजिल चाहिए तो आपको उसके लिए एक जिद होनी चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। और आई होप कि उसी फोकस के साथ आप स्टडी कर रहे होगे, सारे लेक्चर अच्छे से देख रहे होगे और बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना रहे होगे। बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? आई नो कि बना ही रहे होगे। ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा बेटा। उसमें मैंने आपको पूरा प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, साथ में हम किसी भी चीज़ को कैसे एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, मेनली हम जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, वो सब हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फिर एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। हमने किया कि जो आप एक वेक्टर यूज कर रहे हो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी थी बेटा कि उसके अंदर ORI साइट होनी चाहिए, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जी हाँ, अगर जिस भी प्लाज्मिड के पास ORI साइट होगी वही क्या है, रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है, मींस अपने क्लोन बना सकता है, वही हमें चाहिए। फिर हमने बात की थी सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड क्लोनिंग साइट, दोनों को एक साथ ही लेकर चलो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कि हमने एक प्लाज्मिड का पूरा स्ट्रक्चर देखा, दैट वाज द PBr 322। ठीक है, और मैंने आपको PBr की फुल फॉर्म भी बताई, याद है सबको? जिसको याद है वो फटाफट से एक काम करो, कमेंट कर दो कि PBr की फुल फॉर्म मैम ने क्या बताई थी आपको। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया कि इस PBr के पास 8 रिकॉग्निशन साइट्स है, ECORI1 के लिए एक हो गई जैसे। ठीक है, और साथ में वहां पर आपके पास 2 जीन हैं विच आर प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक था बेटा TET-R जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए था, एक था MPR जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए था। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम इनमें से कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, मींस उसके अंदर हम इंसर्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे हम इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया। और हमने मेनली बात की थी कि टेट्रासाइक्लिन वाला जो आपका जीन था उसके अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, पहले तो वो प्लाज्मिड क्या कर रहा था, टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, एम्पिसिलिन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, बट जैसे ही आपने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के अंदर एक इंसर्ट डाला, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, इंसर्ट करवा दिया, तो वो टेट्रासाइक्लिन जीन बेचारा किसी काम का नहीं रहा। अब नहीं रहा तो भाई वो नहीं प्रोवाइड कर सकता रेजिस्टेंस, किसके अगेंस्ट? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। यही चीज हमने यूज की कि भाई हम जिस E-coli के अंदर ऐसे प्लाज्मिड को डाल दे जिसका टेट्रासाइक्लिन काम नहीं कर रहा है, वो वाली E-coli टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मर जाएगी, एज कंपेयर टू द अदर्स जिनके पास या तो रिकॉम्बिनेंट DNA है ही नहीं, वो तो वैसे ही मर जानी है, या जिनके पास ऐसा रिकॉम्बिनेंट DNA है जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ है। प्रोसीजर बेटा समझ आ गया था सारा? ठीक है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा घचपच, इधर करो, ये करो, ये वाली एंटीबायोटिक लो, वो वाली एंटीबायोटिक लो, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, दूसरा एक और सिलेक्टेबल मार्कर ढूंढा गया, दैट इज द LAC-Z जीन, जो कि क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जब काम करता है, अपने सबस्ट्रेट को तोड़ता है, ठीक है, तो हम उस जगह पर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल देते हैं। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब बेटा एक ऐसा सब्सटेंस जो अपनी कलर चेंज करता है। तो जैसे जैसे एंजाइम काम करता है वो कलर अपना चेंज करता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने वो जीन जो LAC-Z जीन था जिसकी वजह से एंजाइम बनता था उसके अंदर इंसर्ट डाल दिया। अब वो जीन ही काम नहीं करेगा, जीन काम नहीं करेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट नहीं टूटेगा, अब सबस्ट्रेट नहीं टूटेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। कलर कैसा हो जाता था, ब्लू, बट यहां पर व्हाइट ही रह जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, हम जो चाहते थे, हम इंसर्ट करना चाहते थे, इंसर्ट हो चुका है। जो व्हाइट है इसका मतलब वो इंसर्ट हो चुका है, काम नहीं कर रहा जीन, इंसर्ट हो गया। तो ये हमारे कुछ मेथड थे, क्लियर? चलो ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे हमने बात की क्लोनिंग वेक्टर की, हम किसकी बात करें, हम टूल्स की बात करें कि हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है, पूरा जो प्रोसेस है उसमें कुछ टूल्स चाहिए हमें, जिसमें हम एंजाइम की बात कर चुके हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर मैंने आपको DNA लाइगेज भी बताया कि वो क्या काम करेगा, स्टिकी एंड को, उनकी ज्वाइनिंग को, इट जस्ट फैसिलिटेट द ज्वाइनिंग ऑफ द स्टिकी एंड्स। ठीक है,
फिर हमने बात की थी क्लोनिंग वेक्टर लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वेक्टर हमने बात कर ली। अब हम होस्ट की बात करते हैं। अब हम कब से कह तो रहे हैं कि हमने भाई प्लाज्मिड बनाया, उसको लिया और एक इकोलाई ली, इकोलाई जो होस्ट है उसके अंदर डाल दिया। भाई इकोलाई क्या ऐसे ही खाली बैठी है, वो कह दे अगर मैं नहीं लूंगी तो तुम क्या करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा होस्ट बैक्टीरिया है हमें भाई उसे भी प्यार से तैयार करना पड़ेगा कि बेटा हमने तो आरडीएनए बना लिए, तुम इसको ले लो प्लीज। सिंपल सी बात है, उसको भी तैयार करना पड़ेगा ना। तो आज हम उसी होस्ट की बात करते हैं बेटा कि उसे हम तैयार कैसे करेंगे, ठीक है। चलो फिर, अरे इससे पहले होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए सबने, किए या नहीं? आई होप कर लिए होंगे। चलो पहले आपका होमवर्क देख लेते हैं बेटा। सो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा कि हमें ये देखो पीबीआर 322 का जो है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पीबीआर की फटाफट से फुल फॉर्म चाहिए मुझे, ठीक है, विच इज शोन इन द डायग्राम। और यहाँ पर आपको ये ए और बी बताया है, ठीक है। आपको याद है ये कौन सी वाली साइट थी? दिस इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। यहाँ पे वो वाला जीन है जो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पर ए और बी जो ऑफ कोर्स वो क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ये रिकॉग्निशन साइट्स के नाम बता दो। तो क्या हमें नहीं पता? हमें बिल्कुल पता है, हमने अच्छे से लिखा था। क्या था बेटा? ए का नाम लिख देते हैं हम, क्या था आपका? BAMH1 और इसका नाम था बेटा SAL1, ठीक है। सो ये है आपकी रिकॉग्निशन साइट। ऑप्शन देखो कौन सा ठीक जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द प्लाज्मिड PBR 322 डज नॉट कंटेन, उसके पास क्या नहीं होता? तो ऑप्शन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मींस ORI, ये तो होती है। अ जीन दैट एनकोड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्लाज्मिड, कॉपी नंबर, कॉपी नंबर के लिए भी होती है, मैंने बताया था। कॉपी नंबर जो है वो प्लाज्मिड ही कंट्रोल करेगा, ORI साइट कंट्रोल करती है बेसिकली। जीन फॉर एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन के लिए तो है, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए है? बिल्कुल नहीं है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, तो गलत करो। साइट फॉर मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काफी सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट है, हमने बताया था 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं इसके पास, तो ऑफ कोर्स है। सो इसमें आपका आंसर जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है बेटा, which of the following restriction site is located within the gene for tetracycline resistance? tetracycline resistance के लिए वहां पर कौन सा जीन था? BMH1। ये रहा आंसर आपका, ठीक। नेक्स्ट, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। अभी तो इतनी देर से मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज करते हैं, एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, मैंने आपको तब करवाया था, तब भी आपको बताया था कि एक PYQ, ऑफ कोर्स इट इज अ PYQ। सो कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है बेटा? ORI साइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज plasmid PBR 322 has PST1 restriction site within gene ampicillin R। जो ampicillin R है वहां पर हमने एक restriction site बनाई थी, that is PST1, ठीक है। that confers the ampicillin resistance। ठीक है भाई, समझ आ रही है बेटा? देखो मैं ये बना देती हूं आपके लिए। ये आपका प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में ये वाला जो जीन है ये मैं कह देती हूं कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए है, और यहां पर आपकी रिकॉग्निशन साइट थी जिसका नाम था बेटा PST1, ठीक है। ये कह रहे हैं इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, वो कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हम एक ऐसा जीन डाल देते हैं, एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, यहां पर वो इंसर्ट डाल दिया, दिस इज द इंसर्ट, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इकोलाई स्ट्रेन। अब इसको तुमने किस में डाल दिया? इस RDNA को, दिस इज नाउ RDNA, ठीक है। इसको तुमने एक इकोलाई में डाल दिया, ठीक है। वैसे तो जब आप ये प्लाज्मिड उसको देते हो, ठीक है, तो इसके पास 2 रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, एक तो टेट्रासाइक्लिन के लिए ये था TET-R,
और ये एम्पिसिलिन के लिए। बट क्योंकि एम्पिसिलिन वाले जीन में बेटा आप उसको छेड़खानी कर चुके हो, उसमें आपने एक इंसर्ट डाल दिया है, तो अब इस जो ई कोलाई जिसके अंदर आपने प्लाज्मिड डाला है वो अब ये ई कोलाई उसको एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इट विल लाइसिस ऑफ होस्ट, ये तो कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इट विल नॉट बी एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, बिल्कुल ठीक है। लास्ट ऑप्शन अगर तुम देखोगे, द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट पेनिसिलिन, नहीं भाई नहीं रहेगी उसके पास, उसके जीन में तो तुमने इंसर्ट डाल दिया, मतलब उस जीन को तो तुमने इनएक्टिवेट कर दिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 कि अब ये आरडीएनए जो है एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर है बेटा? ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो टूल्स के अंदर हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट जो है इट विल बी द लास्ट, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। एक बात चीज समझनी है, प्रोसेस वही है, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, प्रोसेस ही तो कर रहे हैं साथ साथ में। तो टूल्स मेन था, प्रोसेस वही है जो हमने अभी जितने भी टूल्स किए उन सबको कंबाइन कर दो भाई, पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज नहीं पढ़नी है प्रोसेस के अंदर, वन इज द पीसीआर एंड अनदर वन इज द बायोरिएक्टर। ठीक है, तो चलो पहले आज का लेक्चर स्टार्ट कर ले बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। कुछ बच्चों ने कमेंट में वैसे मैक्सिमम आप लोगों के देख लेती हूँ, ठीक है, तो जो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा किसी का डाउट तो नहीं होता है, बट एक बच्चे ने लिखा हुआ तो शायद कि मैम नोट्स कैसे बनाएंगे, सीरीज समझ नहीं आ रही। तो बेटा जैसे मैंने आपको लिखवाया है ना, ये प्रॉपर सीरीज में ही है, ऐसे ही इस चैप्टर को करोगे, इसी वे के अंदर ऐसे ही समझोगे, तभी आपके पल्ले पड़ेगा कुछ। ठीक है ना, चीज छोटी सी है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि हमारा इस चैप्टर में मोटो क्या है, हमें क्या बनाना है। ठीक है, अब वो बनाने वाला जो तरीका है उसको हम कर रहे हैं, तो पहले टूल्स करेंगे। जब टूल्स का मतलब क्या क्या चीज हमें चाहिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करेंगे, उन टूल्स को कंबाइन कर देंगे, वो प्रोसेस बन जाएगी। तो यही मेथड है, ऐसे ही बनाना है, और तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैम के नोट्स जो हैं आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करते ही करते हैं। ठीक है, आप खुद से देख लो, नोट्स पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ एनसीईआरटी से आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज हम छोड़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइन मैं सोचती हूँ कि हर एक लाइन की एनसीईआरटी को मैं आपको उसी वे में समझाऊं और वैसे ही लिखवाऊं, ताकि आपको उस लाइन का मतलब भी समझ आए, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तब आपको ये लगे अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि बेटा क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस आती हैं, और उस लाइन को कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म में वो बन सकता है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है बेटा, अगर हम कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करें, सो कॉम्पिटेंट होस्ट में आपको एक चीज समझनी है पहले तो, कि क्या जब हम बात करते हैं किसी भी उसकी, अगर मैं किसी भी कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करूं, कोई भी आप बैक्टीरिया ले लो, किसी भी सेल को ले लो, ठीक है, तो आपको हमेशा हमें पता है कि जो सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है, वो किससे बनी होती है बेटा, हम क्या कहते हैं, इट इज बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। लिपिड, फैट इज ऑलवेज हाइड्रोफोबिक। फैट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से दूर भागता है, भगा देता है पानी को। ठीक है जी, फिर उसी वे में अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए आपको याद रखना है, इट इज हाइड्रोफिलिक, उसको बड़ा प्यार है, उसको तो बहुत ज्यादा प्यार है अपने पानी से। अब एक चीज समझो, ऐसे एक समझा रही हूं आपको, फिर लिखते हैं। ये आपका एक सेल है, चलो हम तो बैक्टीरिया लेते हैं तो उसका तो न्यूक्लियोइड होता है ना, ये आपका कोई भी सेल है, मैं कहती हूं बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपने एक प्लाज्मिड तैयार कर ली है, दिस इज योर आरडीएनए, ये आपका आरडीएनए है। अब ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इट इज हाइड्रोफोबिक, और जो आपका डीएनए होता है इट इज हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक।
ये कहेगा भाग जा, ये पानी, ये इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से बिल्कुल प्यार नहीं है। तो भाई ऐसी दो चीज को तुम कैसे कंबाइन करोगे? हम तो कब से बोल रहे हैं ना, अच्छा अच्छा चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, इसको फिर हम कब से हम आराम से यही तो बोले जा रहे हैं, इसको लाओ और इसमें डाल दो। भाई ऐसे कैसे डाल दो? नहीं डाल सकते तुम ऐसे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें इस होस्ट को, बैक्टीरिया क्या है आपका? होस्ट है, इसे तुम्हें बनाना पड़ेगा बेटा कॉम्पिटेंट। दिस इज द वर्ड कॉम्पिटेंट, मतलब उसमें ऐसी क्षमता लानी पड़ेगी कि वो इस आरडीएनए को ले ले। नॉर्मली नहीं ले सकता, समझ रहे हो? नॉर्मली नहीं ले पाएगा क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। सेल आपका हाइड्रोफोबिक है, डीएनए जो आपने बनाया है वो हाइड्रोफिलिक है। तो भाई ये तो रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे बेटा। कैसे इन दोनों को मिलाओगे? तो हम बेचारे इस बैक्टीरिया को थोड़ी सी रिश्वत देंगे। किस फॉर्म में देंगे? हम इसको ट्रीट करवाएंगे डाईवैलेंट कैटायन से। किससे ट्रीट करेंगे, करवाएंगे बेटा? डाईवैलेंट कैटायन, जैसे कि होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करवाएंगे किससे? कैल्शियम आयन से, डाईवैलेंट कैटायन से। ये कैल्शियम क्या करता है? ये कैल्शियम जो है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्स होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, वहां पे पोर्स को इंक्रीज करते हैं। ये यूं कह लो कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब इस बैक्टीरियल सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा कि नाउ इट कैन टेक दिस आरडीएनए थ्रू इट्स पोर्स, ठीक है। मींस हमने अब इस बैक्टीरियल सेल को क्या बना दिया है? कॉम्पिटेंट। नाउ ही इज एफिशिएंट एनफ टू टेक अप दिस प्लाज्मिड वेक्टर, और यू कैन से द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये ले सकता है। आपने इसको ट्रीट करके इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, इतना प्रोसीजर आपने कर दिया, ठीक है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे जब ये इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई आफ्टर ट्रीटिंग विद द डाईवैलेंट कैटायन? अब आप इन दोनों को एक साथ में इनक्यूबेट करोगे। क्या करोगे बेटा? इनक्यूबेट। इंक्यूबेट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनको एक साथ रख दिया जाएगा, ठीक है। सो इंक्यूबेट हम कैसे करते हैं समझना है। सबसे पहले इस बैक्टीरियल सेल, इन दोनों जहां पे साथ में रखा हुआ है, इनको सबसे पहले तुम रख देते हो आइस पे, ठंडा ट्रीटमेंट दोगे, आइस पे रख दो, रख दिया। फिर आइस पे रखने के बाद तुम इसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दो, सीधा हीट शॉक दे दो। पहले ठंड पे था, फिर एकदम से उसको हीट दे दो, दैट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं उसको? हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दिया। इसको देने के बाद फिर से तुम इसको कहां रख दो? आइस पे रख दो। फिर से कहां रख दो? आइस पे रख दो। और जब तुम ये ट्रीटमेंट करते हो ना, ठीक है, ये ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद ये जो आरडीएनए है वो इजीली इसके पोर्स से होता हुआ सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है बेटा। सो ये आपका एक मेथड था जिसके थ्रू जो आपका होस्ट बैक्टीरिया या होस्ट कोई भी सेल है वो इस आपके प्लाज्मिड या इस वेक्टर को कैसे लेगा। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो फिर ठीक है, अब इसको लिखते हैं। तो पहले हम यही लिख देते हैं बेटा कि जो डीएनए होता है हमारा, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। सो पहले हमें क्या चाहिए? कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए फॉर, किस लिए चाहिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आरडीएनए, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों चाहिए हमें? ताकि उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है आपको पहले भी बताया था मैंने। जिस भी बैक्टीरिया में आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दोगे, अपना प्लाज्मिड उसके अंदर डाल दोगे, वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ऑफ कोर्स एक होस्ट चाहिए जिसमें हमने डालना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज ये कि जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल is hydrophilic
इन नेचर। डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। तो बैक्टीरियल सेल जो है इसको इजीली नहीं लेता है, ठीक है। सो दिस डीएनए, और यू कैन से द प्लाज्मिड, सो ये डीएनए जो है इट कैन नॉट क्रॉस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इट कैन नॉट pass through the सेल मेम्ब्रेन। तो ये इससे पास नहीं कर पाएगा, ये बात मैंने अभी आपको बता दी थी बेटा। हमारा डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, तो ऑफ कोर्स डीएनए इजीली उसके अंदर पास, सेल के अंदर पास नहीं कर पाएगा। सो अगर हम चाहते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया है वो इस डीएनए को ले ले, तो हमें बैक्टीरियल सेल को क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव टू मेक इट कॉम्पिटेंट। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू take the plasmid, so in order to force the bacteria to take the plasmid, so in order to force the bacteria to take the plasmid, bacterial cells have to be made competent. Bacterial cells have to be made competent. ये वर्ड याद रखेंगे हम, competent. बैक्टीरियल सेल को हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बनाने का तरीका अभी बताया, उसको ट्रीट करवा दो विद द डाइवेलेंट कैटायंस लाइक द कैल्शियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रोसीजर देख लेते हैं इसका, हाउ टू मेक द बैक्टीरियल सेल और द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। सो प्रोसीजर, treat the bacterial cells, treat the bacterial cells with divalent cation like कैल्शियम, ठीक है। हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल सेल को डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम उसके साथ ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रीट करवाएंगे क्या होगा? कैल्शियम जो है वो बेसिकली क्या करता है? इंक्रीजेस दी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, या यूं कह लो कि एफिशिएंसी जो है टू टेक अप द प्लाज्मिड वो इंक्रीज हो जाएगी। आप क्या कह सकते हैं? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी बाय विच, increases the efficiency by which the DNA can be taken up by the bacterial cells. एंटर्स लिख दो। ठीक है, हमने क्या किया भाई? कैल्शियम से उसको ट्रीट करवाया। कैल्शियम से ट्रीट करवाते ही उस सेल की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। किस बात की एफिशिएंसी? कि वो उस डीएनए को अब ले सकता है, ठीक है। क्या करेंगे? उसकी डीएनए को ले सकता है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा इसमें? नाउ अब हमने क्या करना है बेटा? नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने अभी क्या कर दिया? उसको कॉम्पिटेंट तो बना दिया है। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंक्यूबेटेड विद होस्ट सेल, होस्ट सेल फर्स्टली ऑन आइस
सबसे पहले किस पे, आइस पे, फर्स्टली ऑन आइस, followed by 42 degrees Celsius temperature, that is heat shock. इसको हम क्या कहते हैं, हीट शॉक. Then again on ice. देख रहे हो, तीन चीजें कर दी हमने. तीन चीजें की हमने. क्या किया, पहले उसको डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करवा दिया, जो अपना होस्ट सेल था, इकोलाई कह दो तुम, होस्ट सेल था, उसको डाइवेलेंट कैटायन से इंक्रीज करवा दिया. अब उसकी ना, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है कि वो इस आरडीएनए को ले ले. बट अब वो कैसे ले, कैसे ले, हम क्या करेंगे, आरडीएनए और होस्ट सेल जो हम इकोलाई था, उन दोनों को पहले रख देंगे आप आइस पे, फिर एकदम से उसको उठा के रख देंगे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे उसको, और फिर उसके बाद दोबारा से उसको किस पे रख देंगे, आइस पे रख देंगे. ये है प्रॉपर प्रोसीजर. ठीक है बेटा, ये है प्रॉपर प्रोसीजर. देन अगेन ऑन द आइस. ये सब करने से होगा क्या, ये सब करने से क्या होगा, दिस ट्रीटमेंट, ये जो है दिस ट्रीटमेंट इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. में लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, दिस ट्रीटमेंट enables the host cell. ठीक है, this treatment enables the host cell, or you can say host bacteria, so this treatment enable the host cell, or you can say bacteria, to take up the recombinant DNA or the plasmid vector. I hope सबको क्लियर है ये बात बेटा, पूरी बात क्लियर होगी. कॉम्पिटेंट नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं हम. ठीक है, ये तो बात हुई कि हम प्लाज्मिड को यूज करें. ठीक है, प्लाज्मिड जो था ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उसको यूज करें. अब एक कुछ और प्रोसीजर्स भी हैं जिसके अंदर हम जरूरी नहीं है कि वेक्टर को यूज करें, हम डायरेक्टली भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेक्टरलेस टेक्निक्स. ठीक है, कौन सी आएगी बेटा, डायरेक्ट और द वेक्टरलेस. डायरेक्ट और दी वेक्टरलेस मेथड. डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड, जिसके अंदर सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको लेते हैं और डायरेक्टली इंजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सिरिंज, डायरेक्टली उसको इंजेक्ट करवा देते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल. समझ आई, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेंगे और डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देंगे इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रो इंजेक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, आरडीएनए जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली, क्या करते हैं, इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. ये हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. एनिमल सेल के लिए यूज कर रहे हैं इसको हम. ठीक, फिर सेकंड मेथड है आपका बॉलिस्टिक और द जीन गन मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड है बेटा आपका बॉलिस्टिक और
जीन गन मेथड, बॉलिस्टिक और द जीन गन मेथड। इसमें क्या करते हो आप, बॉलिस्टिक और जीन गन मेथड में आप क्या करते हो बेसिकली इसके अंदर, और ये आपका जो है यूज किसके लिए होता है बेटा, ये होता है प्लांट सेल्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, प्लांट सेल के लिए। इसमें क्या करते हो आप, टंगस्टन या छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल, छोटे छोटे टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल लेते हो और उनको कोट करवा देते हो। कोट मतलब उसके ऊपर ऐसे कोटिंग होती है ना, कोटिंग, ठीक है, ऐसे कोट करवा देते हो। किसके साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, इन पार्टिकल्स को बड़ी तेजी से बोम्बार्ड करते हो। बोम्बार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बोम्बार्ड का मतलब होता है किसी दूसरी चीज से ऐसे टकराना और बहुत तेजी से टकराना, ठीक है। सो नाउ दीज पार्टिकल्स, टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स विच आर कवर्ड विद द आरडीएनए, दे आर बोम्बार्डेड विद द प्लांट सेल्स, ठीक है। जैसे आप उनको इतनी स्पीड पे, इतनी हाई वेलोसिटी से बोम्बार्ड करवाते हो तो ये पार्टिकल्स जो हैं अंदर चल जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका सेल के अंदर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं कि टंगस्टन और गोल्ड particles are coated with recombinant DNA. They are coated with the recombinant DNA. टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं दे आर कोटेड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ द होस्ट, जो आपका होस्ट है, होस्ट प्लांट सेल्स जो हैं, नाउ the host plant cell is bombarded with high velocity, bombarded with high velocity tungsten or gold particles coated with recombinant DNA। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात, ठीक है, समझ आ गई ये बात। जस्ट डीएनए लिखते हैं यहां पर। ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है। सो हमने क्या किया, नाउ द होस्ट प्लांट सेल इज बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल दैट वर कोटेड विद द डीएनए, जो कि हमने किससे कोट कर दिया था ऑलरेडी, डीएनए से कोट कर दिया था, ठीक है। और तीसरा मेथड आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। जो आपके पैथोजन वेक्टर थे, जैसे हम प्लांट सेल में बात करें तो जो टीआईडीएनए था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, और जो रिट्रोवायरस है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप डिसआर्म कर दो और उसके थ्रू आप अपना वो भेज सकते हो, ठीक है। तो थर्ड मेथड क्या हो गया बेटा, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये आपका था कि हम किसी भी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, या इसके अलावा हम कौन से और मेथड जो हैं यूज कर सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, एक होस्ट सेल के अंदर अपना जो डीएनए है, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको एंटर करवा सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये आपका मेथड था, टूल्स थे सारे के सारे जो हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सी प्रोसेस है? तो इसके अंदर मैं कुछ स्टेप्स लिख रही हूं, उन स्टेप से ही आपको आधी चीज तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, हमें आरडीएनए बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, इसकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखते हैं। ये जो मैं स्टेप्स लिख रही हूं सीक्वेंस वाइज, ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो अगर हमें एक आरडीएनए बनाना है तो सबसे पहले तो हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है इसको आइसोलेशन करना पड़ेगा, मतलब एक प्लाज्मिड भी लेना पड़ेगा। दूसरी जगह हमें ये पहचानना है कि हमें कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, आइसोलेशन करनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज द isolation of genetic material। हमें क्या करनी है, पहले स्टेप में आइसोलेशन करनी है जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज डीएनए। नॉर्मली हम किसका क्या लेते हैं बेटा, डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। चलो जी, डीएनए को तुमने आइसोलेट कर लिया, अब तुम क्या करोगे, उसको उसके फ्रैगमेंट्स करवाओगे। याद आ रहा है, उसको हमने कट करवाना है, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। सो फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय किससे करवाओगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या करवा दिया बेटा तुमने, फ्रैगमेंटेशन करवा दी। चलो जी, फ्रैगमेंट्स तुम्हारे बन गए हैं, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन। फिर से देखो, फ्रैगमेंट मैंने बताया था, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट हो जाएगा। अब हमें ये भी तो देखना है कि ना हमें क्या, कौन सा वाला पीस चाहिए, कौन सा डीएनए, कौन सा जीन वाला पीस चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। टेक्निक कौन सी है, सोचो जरा, कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, सो फ्रैगमेंटेशन करवा दी, उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, मींस आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। isolation of desired DNA fragment, that is we are talking of the gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इट इज फॉलोड बाय, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपने याद रखना है बेटा, एक स्टेप ऐड करेंगे हम यहां पे, फॉलोड बाय पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अब हमने डिस्कस नहीं की, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुम्हें एक सेगमेंट मिल गया, ये एक फ्रैगमेंट जो है तुम्हें चाहिए था। भाई तुम अभी सिर्फ एक फ्रैगमेंट के लिए इतना तामझाम करोगे क्या, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हो, ये जो तुम्हें एक फ्रैगमेंट मिला है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लेते हो, बहुत सारी कॉपीज बनवा लेते हो। ठीक है, उसी बना के फिर उसके बाद उसको होस्ट के अंदर डालते हो ताकि वो अपना काम करना शुरू करे। तो जो एक फ्रैगमेंट मिला था, इसकी जो बहुत सारी हमें कॉपी बनानी है, कैसे बनाएंगे, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज द पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका एक बेस है, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। सो आइसोलेशन कर दिया बेटा, पीसीआर कर दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने क्या कर दिया, इसका पीसीआर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को भी तो हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया था। ठीक है, तो अब उसको हम क्या कर देंगे, लाइगेट करेंगे। सो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, या कह दो कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ऑफ कोर्स आपका वेक्टर ही होता है। लाइगेशन कर दिया बेटा। अब लाइगेशन करने के बाद हमारा क्या बन गया है, आरडीएनए बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना। हमें यहां से क्या मिला, आरडीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको हमें ट्रांसफर करवाना है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, कॉम्पिटेंट होस्ट। कैसे करवाते थे, याद आ गया,
चलो ठीक है। सो नाउ ट्रांसफर ऑफ rDNA into the कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो ट्रांसफर करवाया। क्लियर है इतनी बात? चलो अब इस होस्ट को हम प्रॉपर एक न्यूट्रिशन देंगे और इसको कहोगे चलो बेटा अब तुम डिवाइड करो, अब तुम पूरा डिवाइड करो। अब क्योंकि हम थोड़ी सी चीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा चीज में चाहिए, मान लो इंसुलिन है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी सी मशीन्स होती हैं जहां पर इनको इंक्यूबेट किया जाता है, इनकॉम्पिटेंट सेल्स को प्रॉपर कल्चर मीडियम, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करे। ये जितना डिवाइड करेंगे उतनी कॉपीज बनेंगी, कॉपीज बनेगी मतलब अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सो ट्रांसफर हो गया आरडीएनए का। अब हम इस कॉम्पिटेंट होस्ट को क्या करवाएंगे? कल्चर करवाएंगे या इंक्यूबेट करवाएंगे। ठीक है। सो नाउ कल्चर द होस्ट सेल। क्या करेंगे बेटा? हम कल्चर करेंगे, कल्चर द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे उसकी कल्चरिंग करेंगे, मींस यहां पर हम पढ़ेंगे फिर बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर्स। ठीक है। बायोरिएक्टर्स में तुमने उसको क्या करवा दिया? कल्चर करवा दिया। अब बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है, अब तुम क्या करोगे? इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। सो लास्ट स्टेप जो इसके अंदर रह जाता है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो बेटा ये एक प्रोसीजर है पूरा और आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर को आप ऐसे इस लाइन में ही, इस रिदम के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर ही याद रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज डीएनए। फिर उसको आप क्या करोगे? उसके फ्रैगमेंट्स कराओगे विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर जब आपने उसके फ्रैगमेंट्स करवा दिए तो जो आपका डिजायर्ड फ्रैगमेंट है जो आपको चाहिए उसको आप अलग करवाओगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉलोड बाय द पीसीआर ताकि आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाएं। ठीक है। करवा दिया। फिर आपको जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप लाइगेट करवाओगे किसके साथ? वेक्टर के साथ। करवा दिया आपने वेक्टर के साथ लाइगेट। चलो जी लाइगेट हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा बना है, ये जो आरडीएनए बना है, इसको हम ट्रांसफर करवाएंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। आपको पता है कैसे करवाना है। ठीक है जी। करवा दिया होस्ट के अंदर। उसके बाद हम उस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे, उसको बढ़िया एनवायरनमेंट देंगे ताकि बढ़िया एक लार्ज स्केल पर वो क्या कर सके? डिवाइड कर सके, ग्रो कर सके। और वो कहां पर करेगा ऐसा? बहुत लार्ज स्केल पे, बायोरिएक्टर्स में। और तब बाद में जब वो डिवाइड करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम लास्ट में क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, अल्टीमेटली बन चुका है, वी विल एक्सट्रैक्ट इट आउट। उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और आगे उसकी जो है प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस के अंदर आज जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दैट इज द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज isolation of genetic material and that is DNA। देखो बेटा जेनेटिक मटेरियल आपको पता है आरएनए भी हो सकता है, किसी का डीएनए भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग होता है, बट मेनली जो हम लेकर चलते हैं दैट इज डीएनए। अब एक बात समझना, मतलब क्या है आइसोलेशन का? देखो ये आपका सेल है, बैक्टीरियल सेल लेंगे तो सेल वॉल भी होगी, प्लांट सेल लेंगे वहां पे भी सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। फिर अंदर का न्यूक्लियस होगा, ये होगा बेटा। प्लांट सेल की बात कर लो तो ये सब कुछ होगा। अब यहां पर आपका पड़ा है न्यूक्लियर मटेरियल। तुम्हें इस न्यूक्लियर मटेरियल तक पहुंचने के लिए देखो कितनी दीवारों को क्रॉस करना पड़ेगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। पहले इन दीवारों को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनको कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हमारे पास हमेशा स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। पहले एंजाइम से इनको कट किया जाएगा।
ठीक है जी। फिर अगर आप अपने डीएनए की बात करो तो डीएनए का स्ट्रक्चर सोच के देखो, हमेशा आप जब डीएनए की बात करते हो तो ऐसे ऐसा होता है, फिर बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं जिसके अराउंड इन डीएनए ने ऐसे राउंड होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब उस डीएनए के बाद हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। वहां पर आपको आरएनए भी मिल जाएगा, मतलब डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ आरएनए के साथ आराम से एक बॉन्ड बना के बैठा है। तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। तो हम क्या यूज करेंगे, हम और भी ऐसे एंजाइम्स यूज करेंगे जो इस प्रोटीन को कट कर दे, जो इस आरएनए को अलग कर दे और हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल जाए। समझ रहे हो बेटा, डीएनए जो न्यूक्लियर मटेरियल है आपका सेल के बीच में पड़ा हुआ है, आपको बाहर से आकर इस न्यूक्लियर मटेरियल को निकालना है तो बाहर की जितनी लेयर्स हैं, जो भी चीज है, उन सबको हटाना पड़ेगा। और ये कैसे हटाओगे आप, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसके ऊपर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, in order to cut the DNA with restriction endonuclease, we need DNA in pure form. हमें डीएनए जो है प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हम डिफरेंट टाइप के जो है बैक्टीरिया एंजाइम यूज करेंगे जो इनके मेम्ब्रेन्स को, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, चाहे प्लांट सेल की मेम्ब्रेन हो, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन हो, उनको कट कर सके। जैसे बैक्टीरिया के लिए, प्लांट सेल के लिए, ठीक है, और फंगल सेल के लिए हम पर्टिकुलरली कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं, उनका नाम लिख दें जरा। तो बैक्टीरिया के लिए आप यूज करोगे बेटा लाइसोजाइम्स, ठीक है। प्लांट सेल के लिए आप यूज करते हो सेल्यूलेज, याद है ना, उनकी सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से, सेल्यूलेज से। फंगल सेल की वॉल किससे बनी है, काइटिन से। तो यहां पर आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे बेटा, काइटिनेज। तो होस्ट सेल अगर आपका बैक्टीरिया है तो आप लाइसोजाइम यूज करोगे, प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज करोगे, फंगल सेल है तो काइटिनेज करोगे। इतनी बात क्लियर है। कुछ एंजाइम्स तो हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सिंपल बात है। इन एंजाइम्स के जो हैं नाम याद कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू कट द सेल विद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप एक लिख भी सकते हो, लाइन ऊपर लिख दो जाए, firstly we have to cut the cell open with following enzymes। कंफ्यूज नहीं होगे ना, समझ आ जाएगी कि हमने एंजाइम्स कहाँ यूज करने हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू कट द सेल ओपन, सेल को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, ठीक है। कर दिया आपने, ओपन कर दिया। चलो, ओपन करने के बाद आप पहुंच गए डीएनए के पास। डीएनए के पास पहुंचे तो आपने देखा डीएनए तो खुद ही एक ऐसे जाल सा बना के बैठा है विद आरएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन। सो नाउ द डीएनए इज इंटरवेन्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। क्या लिखोगे, नाउ DNA is also intervened with histone proteins and RNA। तो इसके लिए हम फिर से एंजाइम्स यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा और
आरएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? सो प्रोटीन के लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट विल बी प्रोटीएज, और राइबो आरएनए को हटाने के लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट इज राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो आपका डीएनए जो है बेटा इट इज इंटरविंड, उसके आसपास जैसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, बट हमें सिर्फ अकेला डीएनए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन को हटा देगा, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज डाल देते हैं जो आरएनए को हटा देगा। तो बेसिकली हमने किया कैसे, देखो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब थी, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ सॉल्यूशन हमने लिया, यहां पर क्या किया, हमने अपना सेल डाल दिया, कोई भी जो आपको सेल चाहिए, यहां आपने अपना सेल डाल दिया। ठीक है, इस सेल में से हमें डीएनए को निकालना है, सेल में से हमें डीएनए को निकालना है, तो यहां पर हम साथ में क्या डाल देंगे बेटा, डिफरेंट एंजाइम्स। साथ में हमने क्या डाल दिए, डिफरेंट एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो जो हमें चाहिए थे सब डाल दिया, साथ में हमने वो सेल भी रख दिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब होगा क्या, ये सेल्स ऑफ कोर्स क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे, राइबो आरएनए उसको भी डाइजेस्ट कर जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये आपकी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें ये सारा इस क्या है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये डीएनए मिल जाएगा, ये आपको डीएनए मिला। आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इस डीएनए को बाहर निकालते हो। ठीक है, इस टाइप का है वो इंस्ट्रूमेंट, इसको आप खींच के बाहर निकालते हो। ठीक है, क्या करते हो बेटा, इस खींच के आप इसको बाहर निकालोगे, ऐसे एक है ना फाइबर सी बन जाएंगी, डीएनए की क्या बन गई है, ऐसे फाइबर्स बन गई हैं जो इसके अराउंड जो है, इस इंस्ट्रूमेंट के अराउंड जो है लिपट जाती हैं। ठीक है, और इसको आप बाहर निकाल देते हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या कहा जाता है, स्पूलिंग। और ये ऐसे जो फाइबर्स हैं ये बनती कैसे हैं बेटा, इस पूरे इसके अंदर आप क्या डाल देते हो, चिल्ड इथानॉल, इसमें आप क्या डाल देते हो बेटा, साथ में अब आपने डाल दिया है यहां पर चिल्ड इथानॉल। ये चिल्ड इथानॉल जो है क्या करता है, ये जो डीएनए है, जो प्योर डीएनए है, इसको प्रेसिपिटेट कर देता है। चिल्ड इथानॉल क्या करता है बेटा, सबसे पहले आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सेल डाल दिया जिसका आपको डीएनए चाहिए, साथ में वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, चाहे लाइसोजाइम डालना था वो डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया, राइबोन्यूक्लियेज डाल दिया, ये सब एंजाइम डाल दिए। डालने के बाद एंजाइम ने क्या किया, काट पीट दिया, डीएनए आपका बाहर आ गया। अब इस डीएनए को निकालने कैसे, इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, चिल्ड इथानॉल डाल देते हैं, इससे डीएनए क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ऐसे फाइबर का एक गुच्छा सा बन जाता है, और उस गुच्छे को उठा के आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग। क्या कहेंगे बेटा, स्पूलिंग। तो इस पॉइंट्स को हम यहां पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पूलिंग। सो डीएनए in pure form is precipitated out by adding chilled ethanol। चिल्ड इथानॉल, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है स्पूलिंग। प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, स्पूलिंग कहा जाता है। ठीक है, दीज आर द फाइन कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स इन सस्पेंशन। समझ आई ये बात, समझ लो फिर से।
ठीक है, सेल लिया, सेल के साथ सारे एंजाइम्स डाल दिए, तो बेचारा क्या रहेगा, सिर्फ डीएनए रह गया। ठीक है, आपको वहां पर क्या दिखती हैं, फाइन कलेक्शन दिखती हैं फाइबर्स के। आप क्या पहले क्या करते हो, चिल्ड इथानॉल डालते हो। चिल्ड इथानॉल क्या करता है, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, डीएनए को एक साथ जोड़ देता है, आपको फाइन कलेक्शन ऑफ फाइबर्स दिखती है इस पूरे सस्पेंशन के अंदर, जिसको आप एक यूं मान लो कि एक रोड होती है, उस रोड के थ्रू, रोड कैसी कंच की सी रोड होती है, उसके थ्रू, उसके अराउंड, इसमें जैसे आप इसमें डालते हो इसको, वो इसके अराउंड ऐसे वाइंड कर जाती है और आप इसको खींच के बाहर निकाल लेते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पूलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पूलिंग। सो इस तरीके से आपने अपना जो डीएनए है इन द प्योर फॉर्म आपने उसको आइसोलेट कर दिया। चलो जी, आइसोलेट हो गया। अब आप क्या करवाओगे, उसके फ्रैगमेंट्स करवाओगे। क्या करवाओगे बेटा, फ्रैगमेंट्स करवाओगे विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उसके बाद जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट है इट विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो क्या था हमारा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। Cutting of DNA at specific sites with the help of restriction endonuclease. With the help of restriction endonuclease. फिर क्या करेंगे, now desired fragment is extracted by gel electrophoresis। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट है हमारा उसको हम अलग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट मिल गया, और अब इसके बाद हम उस फ्रैगमेंट का क्या करेंगे, उसको बहुत ज्यादा नंबर में बनाएंगे विद द प्रोसेस कॉल्ड एज द पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो आज हमने क्या कर लिया बेटा, आज हमने सबसे पहले आपको कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बताया था, फिर हमने बताया कि जो हम ये कॉम्पिटेंट सब कुछ तो हमने टूल्स डिसाइड कर लिए कौन से यूज करने हैं, फिर हमने बताया कि प्रोसेस कौन सी हैं, तो ये 8 प्रोसेस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया आज कि हम जो प्योर फॉर्म के अंदर डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं फ्रॉम अ सेल, आइसोलेट कर लिया हमने। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी दैट इज स्पूलिंग। इससे पहले हमने एक और टर्म पढ़ी थी जिसको हमने इल्यूशन कहा था, जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ी थी, याद रखनी ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पूलिंग के थ्रू हमने इसको जो है अलग कर लिया, प्रेसिपिटेट आउट कर लिया बाय एडिंग द चिल्ड इथानॉल। क्या ऐड किया था, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए, चिल्ड इथानॉल चाहिए, इस पे भी पीवाईक्यू बनता है। ठीक है, चलो तो इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद हमने इसके क्या करवा दिए, फ्रेगमेंटेशन करवा दी। फ्रेगमेंटेशन करके हमने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट जो है वी हैव ऑब्टेन्ड दैट डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। अब उस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की हम बनाएंगे कॉपीज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा इसको लाइट रखा है क्योंकि पहले वाला लेक्चर थोड़े ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पीसीआर, ज्यादा बड़ी टेक्निक नहीं है, पीसीआर पढ़ेंगे, बायोरिएक्टर्स पढ़ेंगे, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। फिर हम एक दिन जो है इसका एनसीईआरटी डिस्कशन कर लेंगे। तो आई होप सबको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, काम करना, साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू एंड